मिल पाएगा, इसलिए हमने प्रिंसिपल सर को एग्री किया ये सेमिनार कराने के लिए। और सबसे बड़ा मैं सबसे पहले जो है ध्रुव कुमार सर का थैंक्स करूंगी, जिन्होंने कीनोट स्पीकर के रूप में आकर इस सेमिनार को एक नई दिशा देने का योगदान के रूप में सहयोग किया। डॉक्टर पुतुल कुमारी मैम जो MRM कॉलेज की हैं, उनको भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने आकर हमारे सेमिनार में बहुत ही अच्छा एक योगदान दिया। और हमारे NAP के ऊपर चर्चा करने का जो विषय है, चाहे वो नई शिक्षा नीति के बहुत सारे पुराने पहलू हैं, चाहे न्यू आधुनिक पहलू हैं, सब पे चर्चा करने की ज़रूरत है। डॉक्टर उमेश कुमार चौधरी सर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने हमें यह अवसर दिया और हमारे साथ कोलैबोरेशन करके विनियम रिसर्च एसोसिएशन के साथ ये सेमिनार करने का एक योजना बनाई। तो आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, जो भी लोग बहुत दूर से आए हैं और अपने ट्रांसपोर्ट अपने व्हीकल से आए हैं, और काफ़ी मशक्क़त तो करनी ही पड़ी होगी, मैं मान सकती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि हमें भी आने में, अपने गाड़ी से आने में अगर इतनी तकलीफ़ हुई है तो बिल्कुल आपको भी हुई होगी। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि हमेशा जो नए शहरी क्षेत्र हैं, आधुनिक क्षेत्र हैं, वहाँ पे तो हम लोग हमेशा कराते हैं, लेकिन HPS कॉलेज एक बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र तो है, लेकिन हम लोग चाहते थे कि यहाँ के जैसे मधेपुरा हो गया, मधेपुर हो गया, झांझरपुर और भी बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, अर्बन एरियाज़, तो वहाँ से भी लोग, स्कॉलर तो बहुत हैं जो LNMU से कर रहे हैं PhD, लेकिन उनको ज़्यादा दूर जाने में भी दिक्कत आती है। बहुत सारे लोग MLSM में गए, बहुत लोग CM साइंस में गए। LNMU के विभिन्न क्षेत्र के जो कॉलेजेस हैं हम लोग करा चुके बहुत पहले, झारखंड में भी हमारा हुआ। तो अभी जो हमारा पेपर आया है पूरे ऑल ओवर इंडिया से, आसाम, उड़ीसा, उत्तराखंड, नैनीताल, बिहार तो है ही क्योंकि बिहार में हमारा सेमिनार है, और बाकी झारखंड, BBMKU, LNMU, SKMU, सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी रांची, BN मंडल यूनिवर्सिटी जो मधेपुरा का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी है, वहाँ से काफ़ी लोग आए। और बहुत सारे लोग कल अटेंड करेंगे जो हमारे बाहर के हैं, जो बाहर से नहीं आ पाए हैं, फिजिकली अटेंड नहीं कर पाए हैं, वो लोग अटेंड करेंगे। तो हम इस नया तो मैं नहीं कहूँगी टॉपिक, बट ये जो टॉपिक है वो हमारी शिक्षा नीति को प्रभावित भी करता है और उसको एक नया आयाम भी देता है। तो NEP जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इस पे हमें चर्चा करने की बहुत ज़रूरत है। तो पहले क्या था कि हमारा जो एजुकेशन का पॉलिसी था वो बहुत ही पुराने तरीके से चलता आ रहा था, लेकिन अब इसमें एक नया टूल्स कहें या एक नया आयाम कहें या एक नया ऐप कहें या कुछ भी कह सकते हैं, एक नया स्रोत कहें, AI का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट अब हो चुका है, जो कि आप लोग अभी बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे कि AI जो है वो मार्केट में आ चुका है। वो काफ़ी टाइम पहले भी आ चुका था, लेकिन अब जो शुरुआत हो रही है, हमारे जो यूथ हैं वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इसको कैसे यूज़ किया जाए। अब हम एक एग्जांपल लेंगे कि थीसिस राइटिंग होते हैं, हमारा रिसर्च पेपर होता है जो हम लोग राइट करते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारा चीज़ें जो हम लोग गूगल से लेते थे पहले। अब क्या है, AI का भी मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। AI में एक अच्छा प्रोग्रामिंग अगर आप देते हैं तो वो अच्छा टॉपिक्स हो गया, सब थीम्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें राइटिंग करने में आपकी मदद कर सकता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो हमारी शिक्षा पद्धति को डेवलप करता है, एक अपडेशन करता है। क्या पहले ऑनलाइन हमारे जो एजुकेशन सिस्टम थे वो नहीं थे, अब ऑनलाइन हम लोग प्लेटफॉर्म पे नए नए कोर्सेज करा रहे हैं, नया हम लोग बहुत सारे चीज़ों को ला रहे हैं जो शायद ग्रामीण क्षेत्र तक भी लोग क्या कर रहे हैं कि फ़ोन से कनेक्ट होकर, जैसे हमारा सेशन चलेगा कल, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं चाहे शहरी क्षेत्र के लोग हैं, या आधुनिकीकरण हो चाहे अर्बन एरियाज़ हो, लेकिन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एकत्र करना है, संगठित करना, उनको कम्युनिकेट करना, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना। सेमिनार का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि आप सभी स्कॉलर्स हो, फैकल्टी हो, एकेडमिशियंस हो, या फिर हमारे जो स्टूडेंट्स जो भविष्य में PhD करना चाहते हैं या प्रोफेसर के लाइन में जाना चाहते हैं,
इस एजुकेशन सिस्टम को ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो लोग के लिए हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो यूज़ कर रहे हैं वो नई शिक्षा पद्धति में भी शामिल है। उनके बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अपने लाइफ स्टाइल में अब जीवन शैली में शामिल कर रहे हैं, जो शायद पहले नहीं थी। तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हमारे जो बच्चों का एजुकेशन है वो उस पर जो जोर डाला जा रहा है वो स्किल डेवलपमेंट पे डाला जा रहा है। हमारे पास क्या था कि पहले के लोग एजुकेशन तो था, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल आज भी बहुत सारे लोगों के पास कम है। लोगों को थोड़ा सा उनको उस टॉपिक पे बहुत सारा डिस्कशन करने के लिए अगर कहा जाए तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं मैम हमें पता तो है बट हम डिस्कशन करना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग ऑनलाइन आते हैं लेकिन वो लोग पेपर प्रेजेंटेशन नहीं करना चाहते हैं, ये समस्या है। आप अगर प्रोफेसर हो आपको बिल्कुल करना चाहिए, प्रेजेंटेशन हमेशा आगे आके देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो डेवलप होगी। बहुत सारे क्षेत्र में जो है लोग प्रेजेंटेशन इतना अच्छा देते हैं, पीपीटी रेडी करते हैं, उनका पूरा प्रेजेंटेशन बैठ के रेडी करते हैं, टॉपिक के ऊपर सारा डिस्कशन इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक सारे रेफरेंसेस निकालते हैं जहाँ से उन्होंने अपने पेपर को रीड किया। तो आपको ये ज़रूरत है कि आप किसी भी सेमिनार को अगर अटेंड करते हैं तो सबसे बड़ा उद्देश्य आपका यही होना चाहिए कि आप लोगों से कम्युनिकेट करें और सबसे बड़ी चीज़ कि आप प्रेजेंटेशन दें। इससे क्या होगा कि आप जब स्टूडेंट्स के बीच में जाएंगे तो उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ा पाएंगे, उनको अच्छे से रीड। अगर प्रोफेसर अगर असिस्टेंट प्रोफेसर हो या नए नए स्कॉलर्स बने हैं लेकिन उनको नहीं कम्युनिकेशन थोड़ा सा डल है, तो उनको क्या चाहिए? सेमिनार्स बनाए गए बेसिकली इसीलिए कि आप जब भी अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे उनको इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक जाएंगे, कंक्लूड करते करते आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो ये सेमिनार इसी के उद्देश्य से कराया जा रहा है। आप एनईपी के ऊपर अपना प्रेजेंटेशन दें और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा जो सिस्टम है वो एजुकेशन के थ्रू ही चलता है। चाहे आप किसी फील्ड में जाके देख लीजिए, डॉक्टर हो और बहुत सारे अदर भी डिपार्टमेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, मेडिकल का क्षेत्र हो या कहीं पर, बिना एजुकेशन के आप किसी भी फील्ड में काम नहीं कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट टीचिंग लाइन में आप आएँ, आप बचपन से आते हैं, उनका पूरा स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि आप किस तरह से बोलें, किस तरह से कम्युनिकेट करें। और जब आप टीचिंग लाइन में जाते हैं तो ये आपका सबसे बड़ा उद्देश्य हो जाता है कि स्टूडेंट के साथ आपका कॉम्बिनेशन जो है, आपका कोलैबोरेशन सबसे अच्छा होना चाहिए। तो अभी हमारे पास जो सोवेनियर पब्लिश हुआ है उसमें ऑल ओवर इंडिया के फैकल्टी ने पार्टिसिपेट किया है, चाहे आसाम, उड़ीसा, बिहार, उत्तराखंड, नैनीताल। आप जब सोवेनियर लेंगे तो आपको दिखाई देगा, उसमें बहुत जगह से एब्स्ट्रैक्ट आए हुए हैं और हमेशा हमारे पास आते हैं। लेकिन एचपीएस कॉलेज में सेमिनार कराने का हमारा यही उद्देश्य था कि इस ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके और एचपीएस कॉलेज के बारे में वो लोग जाने। और दूसरी बात है कि एनईपी जो टॉपिक है वो प्रिंसिपल सर और अवनीश सर दोनों के योगदान से ही सेलेक्ट किया गया था। और मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि अवनीश भारती सर जो बहुत ही कोऑर्डिनेशन अच्छा किए और हमें ये सारा सेमिनार को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में हमारा हमेशा कोऑपरेटिव रहे और कोलैबोरेट करके इस सेमिनार को सक्सेसफुल बनाने में हमारी मदद की। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी डेलीगेट्स हमारे बीच आए हैं आज, आपने बहुत ही कठिनाई से इतने अच्छे कॉलेज में और बहुत ही मुश्किल से आप बिल्कुल एक अच्छे से रेडी होके आए होंगे कि आपको अपना प्रेजेंटेशन देना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर। और जो भी आपका रिसर्च पेपर है उससे रिलेटेड भी आप अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, क्योंकि ये मल्टी डिसिप्लिनरी नेशनल सेमिनार है। और मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब ये है कि आप सारे सब्जेक्ट को इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो जब भी आप सारे सब्जेक्ट को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो इसमें ये नहीं रह जाता है कि यही इंटरडिसिप्लिनरी है या एक सब्जेक्ट के ऊपर हमें बोलना है। जो भी आपका रिसर्च पेपर है वो कहीं ना कहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से बिल्कुल कोलैबोरेट करेगा, एलोब्रेट करके उसको एक अच्छा सा टॉपिक बना के आपने जो दिया है उसके ऊपर आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए
और मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं सारे डिग्निटरीज़ को थैंकफुल हूँ कि जिन्होंने हमें बहुत बहुत सहयोग किया इस सेमिनार को कराने में। और फारूक सर जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, इन्होंने भी हमारी बहुत बहुत हेल्प की और सबके सहयोग से, सबके कंट्रीब्यूशन से ही ये सेमिनार जो है आज हो रहा है इस मंच पर। तो मैं बिल्कुल आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग प्रेजेंटेशन दे के ही जाएं, और जो लोग नहीं दे पा रहे हैं वो नेक्स्ट हमारा कभी भी सेमिनार होता है उसमें अपनी तैयारी के साथ आएँ और बिल्कुल प्रेजेंटेशन दें, क्योंकि प्रेजेंटेशन देकर जो सर्टिफिकेट आप लेते हो, आपके अंदर जो कम्युनिकेशन का जो एक स्किल आता है वो आपको अंदर से एक बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही लॉयल और बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव वाइब्स देता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक सेमिनार का बहुत सारे पहलू होते हैं, चाहे वो ऑनरिंग हो, बहुत सारी चीज़ें हो, लंच हो, ब्रेक हो, कम्युनिकेशन हो, आप बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, लेकिन आप कभी भी कहीं भी जाएं प्रेजेंटेशन के साथ पूरी तरीके से रेडी होके ही जाएं और प्रेजेंटेशन अपना ज़रूर दें। तो विनियम रिसर्च एसोसिएशन जो है वो धनबाद का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी टाइम से इस फील्ड में काम कर रहा है, और हमारे एडिटेड बुक्स भी पब्लिश होते हैं ISBN नंबर के साथ। आप अपने रिसर्च बुक को भी लिख सकते हैं, एज अ ऑथर भी आप हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस की गई है, जिसके ऊपर आपने विभिन्न क्षेत्रों से आप लोगों ने पेपर दिया, एब्स्ट्रैक्ट दिया, इसके वजह से ही ये जो सोविनियर है वो निकल पाया। काफ़ी लोग सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र को देख के नहीं आ पाए, पर वो ऑनलाइन करेंगे और कल वो ऑनलाइन कनेक्ट होंगे हमारे लिंक के थ्रू जो बाहर के लोग हैं। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप इस सेमिनार को अच्छे से प्रेजेंट करें और इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें एज अ प्रेजेंटर। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। विनियम रिसर्च एसोसिएशन के डायरेक्टर मैम उमा मैम का धन्यवाद मैं एक इंस्टेंस को सिमिलरिटी दिखाते हुए देना चाहूँगा। उसके बाद हमारे जो कीनोट स्पीकर है सर ध्रुव सर, फिर हम उनसे आग्रह करेंगे कि इस सेमिनार का मुख्य धारा में जो टॉपिक है उस पर अपना ज्ञान से हम लोगों को अभिभूत करें। अभी जो उमा मैम आई थी और जो आप लोग आए हैं इस मधेपुर में, इतना दूर जहाँ कम्युनिकेशन का भी दिक्कत है, फिर भी आप लोग आए हैं, पूरा हॉल भरा हुआ है, अच्छा लग रहा है। एक उदाहरण देना चाहेंगे, JNU में हम लोग के एक सर हैं नजफ हैदर सर। सर बेसिकली हैं बिहार के, उनका जो पढ़ाई लिखाई हुआ वो बिहार से ही हुआ, लेकिन सर इतने रहे कि उनका सिलेक्शन ऑक्सफोर्ड में हुआ PhD स्कॉलर के रूप में। तो नजफ हैदर सर ऑक्सफोर्ड से PhD किए और वो वहीं पे फैकल्टी मेंबर हो गए। 3 साल पढ़ाने के बाद वो ऑक्सफोर्ड छोड़ दिए। ऑक्सफोर्ड में लोग जाना अपने लिए बहुत लक का बात है, बहुत मेहनत का भी बात है, लेकिन सर वहाँ 3 साल पढ़ा करके ऑक्सफोर्ड छोड़ करके वापस आ गए। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए, फिर JNU। तो JNU में उनसे हम लोग को पढ़ने का मौका मिला। तो सर से एक दिन हम लोग पूछे, नजफ हैदर सर से, कि सर आप ऑक्सफोर्ड क्यों छोड़ दिए? हम लोग को मौका मिल जाए अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने का तो तुरंत क्विट कर जाएंगे। कोई ऑक्सफोर्ड छोड़ दिए, ऑक्सफोर्ड छोड़ करके आ गए यहाँ। तो सर का कहना हुआ कि गोरे लोगों को भारतीय इतिहास क्या पढ़ाएं, उनके पास तो अपना ही इतना रिच सारा कुछ है। तो मेरा दायित्व बनता है कि हम भारत जाएं और वहाँ पर जो है हम बच्चों को पढ़ाएं, जो मुझे मिला है उसका हम उनको देने का प्रयास करें। तो शहर में तो सब कुछ है फैसिलिटीज़ के रूप में, ग्रामीण परिवेश में भी तो बच्चे हैं, वहाँ भी तो स्टूडेंट हैं, उनका भी तो कनेक्टिविटी होना चाहिए।
उनको भी तो एक्सपोजर मिलना चाहिए। अगर एक्सपोजर मिलता है, कनेक्टिविटी में किन्हीं का सहयोग मिलता है, जो लोग यहाँ आए हैं वो भी तो उसमें योगदान दे रहे हैं। और विनायम रिसर्च एसोसिएशन की जो हमारी मैम है वो हम लोग के साथ एग्री की, तो वो भी तो उनका सहयोग है। जहाँ पे नीड है अगर वो वहाँ पे सहयोग करे तो उस नीड का वैल्यू डबल हो जाता है। इस रूप में हम उमा मैम का धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप आएँ, अपनी बातें रखी। और हम उन लोग का भी धन्यवाद देना चाहेंगे जो इतने कठिन परिस्थितियों में भी मधेपुर जैसे थोड़ा लीक से हट के जगह पे आने का अपना प्रयास किए हैं, यहाँ उपस्थित हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे पहले कीनोट स्पीकर ध्रुव सर हैं, जिनका परिचय संक्षिप्त रूप में मैं दे चुका हूँ। तो हम ध्रुव सर से आग्रह करना चाहेंगे कि सर आप इस टॉपिक पे अपनी बातों को रखें, जिसे सभी प्रतिभागी लोग सुनेंगे और उनको नया कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिलेगा। ध्रुव सर। धन्यवाद अवनीश भारती जी। HPS कॉलेज मधेपुर के यशस्वी प्रधानाचार्य डॉक्टर उमेश कुमार चौधरी जी, इसी महाविद्यालय के सीनियर मोस्ट शिक्षक चिर युवा डॉक्टर उमर फारूक साहब, MRM कॉलेज से आए समाजशास्त्र की शिक्षिका डॉक्टर पुतुल सिंह, विनायक रिसर्च एसोसिएशन के कर्ता धर्ता गुप्ता जी, इस महाविद्यालय के तमाम शिक्षक, विभिन्न कॉलेज से आए हमारे प्रतिभागी शिक्षक, रिसर्च स्कॉलर, इस महाविद्यालय के तमाम छात्र छात्राएं, मीडिया बंधु से जुड़े हुए तमाम मेरे भाई, आज मुझे इस सेमिनार में आने का जो सौभाग्य मिला है उसके लिए मैं माननीय प्रधानाचार्य महोदय का आभारी हूं। और मुझे खुशी हो रही है कि मुझे एक अवसर मिला है NEP 2020 पर अपनी बात रखने का। जो आज का टॉपिक है वह टॉपिक है द रोल ऑफ NEP इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एजुकेशन सिस्टम। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि भारत ज्ञान की धरती रहा है। हमारी जो प्राचीन परंपराएं रही हैं वो काफ़ी समृद्ध रही हैं। विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय इसी भारत भूमि पर, तक्षशिला इसी भारत भूमि पर, विक्रमशिला इसी भारत भूमि पर अवतरित हुआ, जिसके द्वारा भारतीय ने ज्ञान का थोड़ा सा सुन लीजिए, एक भूचाल आने वाला है। शिक्षा जगत में आमूल चूल परिवर्तन आने वाली है। बड़ी बारीकी से समझ लीजिए। यह दो प्रकार शिक्षकों के लिए भी चैलेंज है और आप छात्रों के लिए भी चैलेंज है। इसका यह मतलब नहीं है कि यह जो शिक्षा पद्धति है या न्यू पॉलिसी जो आई है 2020, यह पहला पॉलिसी है। इससे पहले भी कई कमीशंस आए, कई पॉलिसी आए, जिसमें पहला पॉलिसी आया था 1968 में, उसका नाम था कोठारी कमीशन। पहला जो कमीशन आया था वो कोठारी कमीशन था। उसने फोकस किया था क्या कि पूरे देश में एक कॉमन स्कूल का सिस्टम हो, वोकेशनल स्टडीज़ का वहाँ प्रावधान हो। काफ़ी हद तक वह कमीशन भी अपना काम किया। बाद में चल कर के जब हमारे देश में श्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री के रूप में आए तो 1986 में एक नया एजुकेशन पॉलिसी आया, जिसके बाद न केवल हाई स्कूल और स्कूल के स्तर पर बल्कि कॉलेज के एजुकेशनल स्ट्रक्चर में भी काफ़ी चेंज आया। और उसका उद्देश्य था कि पूरे देश में लिटरेसी बढ़ाया जाए,
एक टर्म आता है GER, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। उस समय बहुत कम था ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। सरकार की मंशा थी कि सबसे पहले साक्षरता अपने देश में बढ़ाया जाए। दूसरा पर्पस था कि विज्ञान के विषय में लोगों को जागरूक किया जाए, विज्ञान के विषयों को पढ़ाया जाए ताकि शोध के कार्य, अनुसंधान के कार्य हो सकें। और उसके साथ ही साथ राजीव गांधी जी का विजन था कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का भी समावेश किया जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम इतने बड़े देश में अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। उसके बाद 1988 के बाद फिर कोई नया परिवर्तन एजुकेशन में हुआ नहीं। हमारे विश्व जगत, यदि विश्व पटल पर यदि एक नज़र आप डालें तो आप पाएंगे कि पूरी दुनिया बदल गई है। हमारी जो सामाजिक संरचना ताना बाना है उसमें ढेर सारे परिवर्तन हुए हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि एक नया एजुकेशन पॉलिसी आवे जो आज के डिमांड के हिसाब से, आज के मांग के अनुरूप हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसी बात को ध्यान में रख करके NEP 2020 का प्रारूप तैयार किया गया, जिससे फिर केंद्र सरकार ने उसे संसद से पास करके पूरे देश में लागू करने का प्रयास किया है। अब सवाल उठता है कि यह NEP 2020 किस प्रकार हमारा जो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको किस प्रकार प्रभावित करने जा रहा है, किस प्रकार के परिवर्तन लाने जा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी तक आपको हमने जो बताया था कि जो पहले 2 कमीशन आए थे, कोठारी कमीशन और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1988, एक्चुअली वह 84-86 में 2 साल का कार्यक्रम हुआ था, लेकिन लागू हुआ था 88 में। उसने जिस लक्ष्य को पाया था, क्या उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने क्या देखा कि अब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, एडमिशन लेने, एग्जामिनेशन देने, अंक पाने, किताब को रट्टा मारने के अलावा कुछ नहीं रखा। इससे क्या हुआ कि बच्चों का जो सर्वांगीण विकास हो, हमारे छात्रों का जो सर्वांगीण विकास हो, उस पर फोकस खत्म हो गया। इसी बात को ध्यान में रख करके NEP 2020 का निर्माण किया गया। यह कोई नया आविष्कार नहीं है। आप यदि हमारी वेदों में जाएं, हमारी उपनिषदों में जाएं, तो वहाँ भी इस बात की चर्चा है कि शिक्षा का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो सबसे पुराना हमारा जो वेद है, जिसको कहते हैं ऋग्वेद, ऋग्वेद की एक पंक्ति है, सा विद्याया विमुक्तये, सा विद्याया विमुक्तये। शिक्षा कौन है, क्या है? शिक्षा वह है जो हमें लिबरेशन दे, हमें इनलाइटमेंट करे, हमें, वह उसका उद्देश्य है। और एक उपनिषद हमारा है, यजुर्वेद का उपनिषद है, उसका नाम है तैत्तिरीय उपनिषद। उसका एक चैप्टर ही केवल शिक्षा पर है, आज की बात नहीं है। यदि इतिहास के पन्नों में देखें तो ईसा के पूर्व यह उपनिषद का निर्माण किया गया और उसमें भी शिक्षा का क्या मतलब है उसका अर्थ वहाँ बता गया। क्या कहा गया? सत्य वद, सत्य वद, कैसा बोलो? सत्य बोलो। धर्मचर, धर्म का जो धर्म है उसका अनुयायी बनो, उसको क्या करो? उस पर चलो। तीसरा है स्वाध्यानमा प्रमदः, अपने आप को समझो, अपने आप को झांको। अर्थात शिक्षा का मतलब है कि आप सत्यवादी हो, धर्मपरायण हो और स्वाध्याय प्रेमी हो। इन्हीं सारी बातों को फोकस में रख करके मुझको लगता है कि यह जो NEP जो है 2020 इसी परिप्रेक्ष्य में बनाया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या परिवर्तन होने वाला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर, उस पर हम चर्चा करें। पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है कि अब जो एजुकेशन होगा वह होगा हॉलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी। हॉलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब हुआ कि अब जो है फोकस क्या है, अब हमारे बच्चे, जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने कहा कि अब हमारे बच्चे विज्ञान के साथ संगीत पढ़ेंगे। पहले था कि हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी पढ़ना है, सोशोलॉजी पढ़ना है, सोशल साइंस का पेपर पढ़ना है, साइंस वाले साइंस का पेपर पढ़ेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इस सारे बंधनों को तोड़ दिया है। अब विज्ञान के छात्र संगीत पढ़ेंगे,
गणित के साथ कला पढ़ेंगे, मल्टीपल एंट्री होगा, मल्टीपल एग्जिट होगा। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट मतलब जब मन करे तब आप नाम लिखाएं, जब मन करे आप पढ़ाई को आप वहीं पर ड्रॉप कर दें। एग्जाम्पल के लिए अभी जो CBCS जो लागू होने जा रहा है, 4 वर्ष का जो लागू है, उसमें है कि यदि पहला साल आपने पढ़ाई पूरी कर ली तो आपको सर्टिफिकेट का कोर्स मिलेगा, डिग्री मिलेगी। 2 साल की पढ़ाई कर लिया है आपने तो डिप्लोमा का आपको डिग्री मिलेगा। 3 साल की पढ़ाई कर लिया है तो डिग्री का डिग्री मिलेगा, और 4 साल की पढ़ाई कर लिया है तो BA BSc रिसर्च की डिग्री मिलेगी। MA के पढ़ाई में भी परिवर्तन किया गया है। अब जो 2 वर्ष का MA है वह 2 तरह का होगा, 1 वर्ष वाला और 2 वर्ष वाला। ऐसे बच्चे हमारे जो 4 साल तक पढ़ाई कर लिए हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, उन्हें केवल 1 साल के लिए PG की पढ़ाई होगी। एक नया भी और कंसेप्ट आया, आपने नाम सुना होगा MPhil। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में MPhil की पढ़ाई होती है। MPhil की पढ़ाई को ख़त्म कर दिया गया है और MA करने के बाद आप डायरेक्ट PhD कर सकते हैं। अब कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होगा, अब कोई फार्मेसी कॉलेज नहीं होगा, अब कोई CM साइंस कॉलेज नहीं होगा, अब कोई CM आर्ट्स कॉलेज नहीं होगा। कहा कि एकल पद्धति खत्म होने वाली है, अब सारे कॉलेज मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में साइकोलॉजी की पढ़ाई होगी, हिस्ट्री की पढ़ाई होगी, मैथमेटिक्स की पढ़ाई होगी। CM साइंस कॉलेज में जहाँ केवल विज्ञान की पढ़ाई होती थी, अब वहाँ सोशल साइंस की पढ़ाई होगी, मानविकी की पढ़ाई होगी। जो CM आर्ट्स था, जहाँ केवल आर्ट्स और कॉमर्स की पढ़ाई होती थी, वहाँ का भी स्वरूप बदलेगा। अभी जो ट्रेडिशनल कोर्स है, उस ट्रेडिशनल कोर्स में भी आमूलचूल परिवर्तन होने वाले हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2035 तक हम 50% बच्चों को वोकेशनल स्टडीज़ देंगे। क्यों वोकेशनल स्टडी देंगे? उसका कारण यह है कि हमारा देश, जैसा कि चौधरी जी ने कहा, कि अब हम 150 करोड़ के पास जा रहे हैं। अभी जो डेटा है वह 140 करोड़। आमतौर पर हमारे प्रधानमंत्री हमेशा 140 करोड़ की बात करते हैं। अगले साल जनगणना होने वाली है और उसमें क्लियर पिक्चर इमर्ज करके आएगा। इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण, पालन पोषण कैसे हो? हर आदमी को नौकरी चाहिए। सरकार के जॉब बड़े सीमित हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आपके पॉपुलेशन का 1% भी सरकारी जॉब नहीं है। तब 99% करेगा तो क्या? इसमें फोकस इस बात की है कि वोकेशनल स्टडीज़ को प्रमोट करना है, जॉब हम क्रिएटर बनना है। हमारे बच्चों को क्या बनना है? जॉब क्रिएटर, जॉब सीकर नहीं बनना है, हमें जॉब क्रिएट करना है। जब हम जॉब क्रिएट करेंगे तभी अगले को फ़ायदा मिलेगा। आप भी जब जॉब क्रिएट करेंगे तो अगले को फ़ायदा मिलेगा। तब सवाल उठता है कि जॉब क्रिएट करेंगे तो कैसे करेंगे? उस पर यह सरकार की मंशा है कि वोकेशनल स्टडीज़ के कोर्स चलाए जाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी चेंजेज आ रहे हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज में भी चेंजेज होने वाले हैं, मेडिकल कॉलेज में भी चेंजेज होने वाले हैं। आपको 1-2 फिगर मैं बता दूं। आज आपके बिहार में 10-12 विश्वविद्यालय है, पारंपरिक विश्वविद्यालय है। आने वाले दिन में हर डिस्ट्रिक्ट में 1 यूनिवर्सिटी होगा। इंजीनियरिंग आप बताओ, एग्रीकल्चर कॉलेज की बात करें तो हमारा जो पारंपरिक विश्वविद्यालय है उसका 9% कंट्रीब्यूशन है। किसका? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का। और वहाँ बच्चे कितना हैं? हमारी तुलना में केवल 1%। सरकार की मंशा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस बात की स्पष्ट चर्चा है, उसको पूरा पढ़ेंगे तो आप पाएंगे। उसने कहा है कि एग्रीकल्चर के पढ़ने वाले बच्चों की संख्या आपको अगले 5 साल में 2 गुनी 3 गुनी आपको करनी होगी। और भी बात है, कल तक संबंधन देने के बाद ही कॉलेज का। यूनिवर्सिटी आमतौर पर हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी था वह था सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, और दूसरा था टू बी यूनिवर्सिटी, जिसको कहते हैं डिम टू बी यूनिवर्सिटीज़। अब वह चीज़ चेंज हो रहा है। अब यूनिवर्सिटी जो होंगे वह होगा रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, एक होगा टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ और एक होगा रिसर्च कम टीचिंग यूनिवर्सिटीज़। संयोग है कि बिहार में 2 विश्वविद्यालय, एक है पटना विश्वविद्यालय और एक है आपका ललितनाथ मिथिला विश्वविद्यालय, जिसको मेरू का दर्जा दिया गया है। मेरू का मतलब है रिसर्च कम
टीचिंग यूनिवर्सिटी। यहाँ फोकस ज़्यादा होगा रिसर्च पर और उसके साथ साथ पढ़ाई की भी बात होगी। तो यह परिवर्तन जो है होने जा रहा है। कॉलेज को पहले ऑटोनॉमी नहीं मिलती थी, लोग ऑटोनॉमी लेना चाहते नहीं थे। एकमात्र कॉलेज बिहार में है जो ऑटोनॉमस कॉलेज का स्टेटस ले पाया है, वह है पटना वुमेंस कॉलेज, और वह भी चूँकि क्रिश्चियन मिशनरी का कॉलेज है। सारे कॉलेज बसते आ रहे थे कि मुझे ऑटोनॉमी नहीं चाहिए। अब सरकार फोर्स करने जा रही है, आपको ऑटोनॉमी देने जा रही है। आज नहीं तो कल HPS कॉलेज मधेपुर ऑटोनॉमस कॉलेज होगा। यह मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ यहाँ के शिक्षकों के लिए। हमारे जो युवा शिक्षक हैं, आप सावधान हो जाएं, कॉलेज ऑटोनॉमस होने जा रहा है। आपको स्वयं सिलेबस बनाना होगा, आपको स्वयं परीक्षा के तरीके अपनाने होंगे, आपको स्वयं फंड जनरेट करना होगा। सरकार भी आपकी मदद करेगी और आपको भी फंड जनरेट करना होगा। तब क्या होगा, शोध के जो तौर तरीके हैं वह बदल जाएंगे। अब शोध के तौर तरीके वह होंगे जिससे आपको फंडिंग करे कौन, इंडस्ट्री, फंडिंग करे कौन, NGO, फंडिंग करे कौन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स। जब तक फंडिंग नहीं करेंगे तब तक आपके रिसर्च का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए जो पहला जो बड़ा परिवर्तन आ रहा है वह है हॉलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। दूसरा बदलाव आ रहा है जो शिक्षा का जो अभी स्ट्रक्चर है, अभी क्या है, 10+2 का कंसेप्ट है। स्कूल में 10वीं क्लास तक की पढ़ाई होती है और उसके बाद +2 जो है, जो पहले कॉलेज में हुआ करता था कल तक, अब वहाँ स्कूल में उसको कर दिया गया है। अब जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी परिवर्तन कर दिया गया। कहा कि नहीं, अब होगा 5+3+3+4। क्यों ऐसा किया गया? इसके पीछे एक तर्क है। मनोविज्ञान के हम शिक्षक हैं, इसलिए हम इस पर आपको थोड़ा सा दृष्टि देना चाहेंगे। जब बच्चा जन्म लेता है उससे लेकर के 11-12 साल तक में क्या होता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। एक जीन पियाजे नाम के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि यह जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसके 4 स्टेज होते हैं। 4 स्टेज में जो सेकेंड स्टेज है जिसका नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज, वह आयु होता है 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। कहता है कि इसी 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारा मानसिक विकास, कुल विकास का 80% हो जाता है। अब तक जो शिक्षा पद्धति थी कि जब बच्चा 5 साल पूरा कर लेगा तब उसका स्कूल में नामांकन होगा और वह पहली कक्षा में होगा, यह व्यवस्था थी। कहा कि नहीं, अब हम बच्चों को 3 साल के बाद पढ़ाई शुरू कराएंगे। कौन सी पढ़ाई? आज वाली पढ़ाई नहीं, उसके लिए आंगनवाड़ी और प्राथमिक स्कूल को उसको जोड़ा जा रहा है। नए शिक्षकों की बहाली करने की बात हो रही है और उसको प्ले स्कूल जो अभी चलता है शहरों में, उसका एक मॉडिफाइड फॉर्म होगा जहां खेल के द्वारा, काम करने के द्वारा, मनोरंजन के द्वारा आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट किया जाएगा, ताकि बच्चा 5 साल के बाद क्या करे, उसका एडमिशन सही रूप से क्लास 1 में हो सके। तो यह जो आमूलचूल परिवर्तन जो हो रहा है, इसका पर्पस भी है। पर्पस यह है कि हमको बच्चों को इस तरह से तैयार करना है कि यह जो ग्लोबल विलेज बन गया है पूरी दुनिया, उसमें हमारा बच्चा कम्पीट कर सके। कम्पीट तब तक आप नहीं कर पाएंगे तब तक कि आप में एक फीलिंग नहीं आए। वह क्या है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। डार्विन का थ्योरी तो आप लोगों ने सुना है। एग्जिस्ट वही करेगा जो स्ट्रगल करेगा, जो स्ट्रगल नहीं करेगा मेन स्ट्रीम से आउट हो जाएगा। इसलिए बच्चों ध्यान दे करके सुनो, आपको पूरी मेहनत से पढ़ाई करना है, अपने कौशल का विकास करना है, हुनर का डेवलपमेंट करना है। जॉब सीकर बनने से काम नहीं चलेगा, आपको बनना पड़ेगा जॉब क्रिएटर। और इसका जो मूल मंत्र है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, जो स्ट्रक्चरल चेंज किया गया है, इसीलिए किया गया है। अगला है उच्च शिक्षा में परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन आ रहा है? तो पहले तो मैं कहा कि अब डिग्री कोर्स होंगे 4 साल के, मल्टीपल एंट्री,
मल्टीपल एग्जिट। और एक और बात आ रही है, एकेडमिक क्रेडिट बैंक की बात आ रही है। आपने कुछ पढ़ाई किया, आपने कुछ काम किया, आपका एक एकेडमिक बैंक बनेगा, उस पर काम स्टार्ट हो गया है। और आपको मैं बताऊं कि आपके विश्वविद्यालय में भी इस पर काम चल रहा है। 2-4-6 महीने के अंदर आपको इसका अनुभव होने लगेगा, इसका लाभ आपको मिलने लगेगा। उसका फ़ायदा यह है कि आपने जो कुछ सीखा, जो कुछ हुनर आपने अर्न किया, उसके बदले मिलेगा क्या? क्रेडिट। उस क्रेडिट के आधार पर आप हिंदुस्तान के या विश्व के अन्य विश्वविद्यालयों में जाकर के आप रेस्ट पढ़ाई आप कर सकते हैं। और यह जो क्रेडिट का है, उस क्रेडिट का क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र होगा। अभी क्रेडिट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा बीए में कि यह 6 क्रेडिट का है, यह 2 क्रेडिट का है, यह 3+2 का है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन यह क्रेडिट दूसरे जगह आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। एक नई पॉलिसी आ रही है जिसमें इस बात पर बल दिया जा रहा है कि एकेडमिक क्रेडिट बैंक बनाया जाए, जिस पर काम बिहार ऐसे पिछड़े राज्य में भी शुरू हो गया है। अगला जो इम्पोर्टेंट बात है वह है कि चेंज विथ कंटिन्यूटी। कहा कि भारत की जो परंपरा है, भारतीय जो भाषा है, संस्कृत और अन्य जो भाषा है, उस पर भी फोकस दिया जाए। उसके साथ साथ विज्ञान की पढ़ाई हो, वोकेशनल स्टडीज़ की पढ़ाई हो, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आपके कॉलेज में ढेर सारे नए नए वोकेशनल कोर्स स्टार्ट होने जा रहे हैं, ताकि आप में नया स्किल, नया हुनर विकसित हो जाए, ताकि आपको अधिक से अधिक एम्प्लॉयबिलिटी आपकी बढ़ सके, आपके रोज़गार के अवसर बढ़ जाए और आप अधिक से अधिक रोज़गार पैदा कर सकें। देश है काफ़ी बड़ा, जनसंख्या भी है 140 करोड़। यहाँ तक पहुँचा जाए तो कैसे पहुँचा जाए, इस पर भी सरकार की नज़र है और एनईपी में इस बात का भी प्रावधान है। कुछ और एक प्रावधान है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, फुल शॉर्ट में है NETF। कहा कि टेक्नोलॉजी के थ्रू, दूसरा है दीक्षा, तीसरा है स्वयं, तीसरा है PE विद्या। ये सब जो नाम है कहने में लगता है हिंदी, लेकिन इसका फुल फॉर्म अलग है। इस सब के द्वारा, AI के द्वारा, ऑनलाइन के थ्रू, ब्लेंडेड लर्निंग के थ्रू 140 करोड़ जो हमारा पॉपुलेशन है, उसमें वैसा बच्चा जो युवा है, पढ़ने की स्थिति में है, उस पर उसके पास एजुकेशन दिया जाएगा। अर्थात अब पढ़ाई न केवल ऑफलाइन में होगी, बल्कि पढ़ाई का मोड क्या होगा? ऑनलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा। टेक्नोलॉजी के द्वारा इतने सारे कंटेंट आपको वहाँ उपलब्ध करा दिया जाएंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, ताकि आपको हर बातों की जानकारी आपको मिल सके। तभी जाकर के हमारा ऐसा विशाल देश में सारे बच्चों का लाभ मिल पाएगा। तीसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी आपने देखा होगा कि हमारे देश में विकास तो हुआ, लेकिन विकास के साथ एक परेशानी भी आई। अमीर और गरीब के बीच जो है वो खाई काफ़ी बढ़ गई। कुछ परिवार के लोग काफ़ी आगे निकल गए, कुछ वंचित रह गए। उनको अधिक शिक्षा का लाभ मिल सका, कुछ को लाभ कम मिल सका। जिनके पास पैसा है वह बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अपने बच्चों का अध्ययन, वहाँ पर स्वाध्याय या पढ़ाई करवा पा रहे हैं। जो गरीब बच्चा है वह इस सुविधा से वंचित हो जा रहा है। UGC नाम की संस्था खत्म हो रही है, AICTE नाम की संस्था खत्म हो रही है, NCTE का नाम की संस्था खत्म हो रही है। अब एक संस्था बनेगी जो सारे चीज़ों का मॉनिटरिंग करेगा। मॉनिटरिंग करेगा किसका? प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, सारे पर उसकी नज़र होगी और सरकार के इंटरफेरेंस से भी वह दूर होगा, ताकि पारदर्शिता हो सके। अब नकेल कसा जाएगा प्राइवेट इंस्टीट्यूट पर भी कि आपको बताना होगा कि यह जो मेरा इंस्टीट्यूशन है वह नो प्रॉफिट नो लॉस पर है। आमतौर पर शिक्षण संस्थाएं जो है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या ट्रेडिशनल कॉलेज जो हैं, यह बड़े बड़े लोगों के हाथ में है। मनमाना पैसा लिया जा रहा है। इसका आभास आपको बिहार में दिखलाई नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही बिहार से बाहर जाएंगे तब आपको वहाँ दिखलाई पड़ेगा कि फी स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। उस पर भी नकल कसा जा रहा है। पर्पस यह है
उसका नाम दिया है इस पॉलिसी में इक्विटी एंड इंक्लूजन। वंचित समाज के लोग हैं, महिलाएं हैं, ग्रामीण हैं, विकलांग हैं, सबको समान अवसर शिक्षा का मिले, क्वालिटी एजुकेशन, न केवल शिक्षा बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर उन्हें प्राप्त हो। एक और परिवर्तन आ रहा है, अभी जो बीएड कोर्स हो रहा था वह 2 साल का, वह बीएड कोर्स 2 साल का है, वो अब समाप्त हो रहा है। अब बीएड कोर्स 4 साल का होगा। पर्पस यह है कि बीएससी एजुकेशन, बीए एजुकेशन, इस तरह का कंसेप्ट जो आपके बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो साउथ बिहार है वहाँ इस तरह का कोर्स चल रहा है, इसी कोर्स के बदले में एक नया कोर्स बनाया जा रहा है 4 साल का। पर्पस यह है कि वैसे लोगों को शिक्षक बनाना है जिसको शिक्षा के प्रति रुचि हो। कंटिन्यूअस असेसमेंट आपका होगा कि आप टीचर बन गए तो टीचर बन करके आपने अगले 2 साल में क्या काम किया, आप अपडेट है कि नहीं, अपने सब्जेक्ट के बारे में आप कितना अपडेट हैं। मैंने जो पढ़ाई किया और यदि उसके आगे न पढ़ूं तो बहुत सारी बातें मुझे पता ही नहीं चलता। जैसे मैंने अपने बच्चों को बताया कि जब मैं एमए पास कर गया उसके बहुत दिनों के बाद कंसेप्ट आया था इमोशनल इंटेलिजेंस का। मेरे पढ़ाई के बहुत दिनों के बाद साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट आया था साइकोलॉजिकल कैपिटल का। यह सब जो नए नए कंसेप्ट आए, यह जानकारी कब होगी, जब आपको समय समय पर आपको ट्रेनिंग दी जाए। तो न केवल स्कूली शिक्षा में बल्कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा में जो शिक्षक होंगे उनको लगातार समय समय पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। उनको केवल पढ़ाने वाला नहीं माना जाएगा, उनको मेंटर की भूमिका में आना पड़ेगा, उनको मार्गदर्शक की भूमिका में आना पड़ेगा, उनको मोटिवेशनल स्पीकर की भूमिका में आना पड़ेगा और शिक्षा का जो मान सम्मान है वह इससे बढ़ेगा। चुनौतियां हमारे सामने जरूर है लेकिन सम्मान भी आपका बढ़ेगा। इसलिए शिक्षक महोदय आप भी तैयार रहिए परिवर्तन के होने के साथ। जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे मुझे भी उसी अनुरूप ढलना है। चुनौतियां तो बहुत ज़्यादा हैं, संसाधन बहुत कम है। अभी हम 5वें नंबर पर हैं, शायद 4वें नंबर पर आने वाले हैं। शायद अगले साल या 27 तक जो है हम 4थे नंबर पर विश्व के अर्थव्यवस्था में आ जाएं। लेकिन हमारा जो जनसंख्या है 140 करोड़, इतने सारे लोगों के लिए इन सारी सुविधाओं को देना क्या आसान काम है? रिसोर्स की कमी है, सरकार को रिसोर्स बढ़ाने पड़ेंगे। अब तक शिक्षा में 3.6% खर्च हो रहा था। सरकार ने तय किया है कि इस शिक्षा में हम खर्च में दुगुना करेंगे। कितना कर पाएगी सरकार यह कहना मुश्किल है, यह मेरा विषय है, उस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन सरकार की मंशा है कि इस पर अधिक से अधिक खर्च किया जाएगा, क्योंकि जब तक इस पर खर्च नहीं किया जाएगा तब तक 21वीं सदी के भारत की कल्पना नहीं कर पाएंगे हम। और हम कहने जा रहे हैं, हम कहते हैं विश्वगुरु। विश्वगुरु कब बनेंगे आप? विश्वगुरु आप तब बनेंगे जब हमारा हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त होगा। तो चुनौतियां तो काफ़ी ज़्यादा हैं। उस चुनौतियों को दूर करने का 3-4 तरीके हैं। शिक्षकों को आगे बढ़ के आना पड़ेगा, छात्रों को आगे आकर बढ़ना पड़ेगा, समाज के लोगों को अभी आगे बढ़ना पड़ेगा। सारे लोग मिलजुल कर सम्मिलित प्रयास नहीं करेंगे तो सरकार की नीतियां धरी की धरी रह जाएगी। सरकार की नीतियों का अमली जामा तभी हम पहना पाएंगे जब समेकित रूप से हम सभी इसमें सहयोग करना चाहेंगे। कहने का मतलब हमें एक ऐसा समाज बनाना है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो और जिसकी इच्छाएं आकांक्षाएं आकाश में पक्षियों की तरह उड़ रहा हो। और इसके साथ ही अंत में मैं दुष्यंत कुमार की एक कविता के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। धन्यवाद। अवनीश जी, धन्यवाद सर।
आपने बड़ा विस्तृत ढंग से सब्जेक्ट को रखा है। मैं समझता हूँ का से सारे पहलू छुए जा चुके हैं, लेकिन कुछ अनछुए पहलू भी हैं जो मैम के थ्रू आपके सामने अब आने वाला है। तो मैं ज़्यादा विलम्ब नहीं करूँगा क्योंकि सेकंड हाफ में हमारा टेक्निकल सेशन है, इसीलिए फर्स्ट हाफ में हमारे जो सेकंड की नोट स्पीकर हैं पुतुल मैम जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आएँ और अपनी बातों से आपको, पिछली दफ़ा भी आप काफ़ी महजूज हुए थे, इस बार भी देखिए मैम विस्तृत रूप से इस पर अपनी पहुंच का परिचय देंगी, मैं ऐसा आशा करता हूं। मैम। आज के 2 दिवसीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे एचपीएस कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर उमेश कुमार चौधरी जी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के यशस्वी ओजस्वी विद्वान कुलपति माननीय प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी जी इन एब्सेंशिया, विनायम रिसर्च एसोसिएशन की डायरेक्टर मिसेस उमा गुप्ता, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के विद्वान प्रोफेसर ध्रुव कुमार जी, इस सेमिनार के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी चिर युवा, बहुत सुंदर डॉक्टर उमर फारूक जी, उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स, आए हुए डेलीगेट्स और इस देश के सुनहरे भविष्य हमारे स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है सेमिनार का, हर तरफ उसकी चर्चा हो रही है, आए दिन इस पर सेमिनार्स हो रहे हैं, तेल उसके कुछ और होते हैं, जिस्ट तो वही होता NEP 2020। अभी ध्रुव सर ने बहुत डिटेल में उसके बारे में बताया और आप इत्मीनान रखें, मैं कोशिश करूंगी कि उन बातों को ना दोहराऊं जो सर ने पहले कह दिया है। ऐसे ही आप लोग काफी सुन लिए हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो काफी सीरियस हैं और हमें उन्हें समझना चाहिए। क्यों इतना शोर, क्यों इतना परेशान लोग हैं चारों तरफ? ये NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से पहले भी तो पॉलिसीज थे। अभी सर ने कहा कभी इस पर इस तरह के सेमिनार्स और इतनी चर्चाएं नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो गाड़ी चल रही थी उसी में एक डिब्बा जोड़ दिया जाता था। जो एजुकेशन पॉलिसी 1964 की थी उसी को 1986 में या फिर 1992 में एक डिब्बा जोड़ दिया गया। ज्यादा कुछ फर्क नहीं, फर्क बस इतना ही कि शिक्षा आरंभ 5 वर्ष से हो। ये 1986 की मैं बात कर रही हूं। शिक्षा आरंभ 5 वर्ष से हो। अरे हम मिथिलावासी तो सब दिन से चिल्ला कर कह रहे हैं कि बच्चों के वर्ष बर्बाद ना करो। बालो हम जगदानंद नमे बाला सरस्वती अपूर्णे पंचमे वर्षे वरण्याम जगत्त्रयम्। मैं बालक हूं, मेरी सरस्वती बालिका नहीं। मैं अभी 5 वर्ष का नहीं हुआ हूं, लेकिन फिर भी मैं जगतानंद का संपूर्ण वर्णन कर सकता हूं। सोचिए, एक 4 वर्ष का बालक महाराज से कह रहा है
कि मैं 5 वर्ष का नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना कुछ बता सकता हूं। तो ये हम मिथिलावासी उसी अयाची मिश्र के संतान हैं। तो हम तो ये कब से चिल्ला रहे थे कि बच्चों का वर्ष क्यों बर्बाद करते हो। वो बचपन में जितना सीख पाएंगे शायद परिपक्व ब्रेन से वो उतना नहीं ग्रास्प कर पाएंगे। खुशी है, बहुत खुशी है कि इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सरकार ने मिथिला वासियों की इस मांग से में अपनी सहमति दिखलाई है और शिक्षा आरंभ का जो वर्ष दिया था 5 वर्ष, उसको घटा करके 3 किया। ये मिथिलावासियों की जीत है और हम इसमें आगे और क्या कहें। जब हमने आज से हजारों साल पहले हमने आपको एक जीवित उदाहरण दे दिया था, लेकिन फिर हमारे ब्रेन को रोका गया। किसने रोका? कई दौर आए रुकने के, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारे ब्रेन को, डिब्बा को खाली करके और फिर से भरा गया, वो मैकॉली का पॉलिसी। क्योंकि मैकॉली ने कहा था कि ये इंडियंस जो हैं ये इंटेलिजेंट बहुत हैं, लेकिन हमें इनके जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है हमें वो नहीं चाहिए। तो इनके अंदर से वो भारतीय संस्कृति को निकालो और इनके दिमाग में जो वेस्टर्न कल्चर है, पश्चिमी सभ्यता है, उसको इनके दिमाग में डालो और इस तरह से डालो कि कल को ये हमारे नौकरी करने में अपनी प्रतिष्ठा पाए। देखिए, आज के दौर में भी जब कोई कहता है ना कि मेरा बच्चा आईआईटी कानपुर से पास आउट करके और यूएसए में इतना लाख डॉलर कमा रहा है, बड़े फक्र से, अरे साहब शर्म करो, आपने इतना खर्चा किया अपने बच्चों पर, देश ने खर्चा किया आपके बच्चे पर। वापसी में देश को क्या मिला? आपका बच्चा चाकरी करने के लिए विदेश चला गया, अपने देश में मालिक बनकर रहना उसे पसंद नहीं, दूसरे देश में चाकर बनने के लिए चला गया। और इसमें लोग अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं। तो ये तो मैकॉली का उसका स्वप्न था कि इस तरह से यहां के लोगों में, दिमाग में वेस्टर्न कल्चर की अहमियत भर दो। जो इनकी अपनी जो इंडियन नॉलेज सिस्टम, ज्ञान प्रणाली जो इनकी अपनी है, वो भूल जाएं, कहीं पर्दे के पीछे चला जाए और उनको वेस्टर्नाइजेशन में, पश्चिमीकरण में उनको सम्मान लगे। हम वही तो करते आ रहे हैं। 1986 के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या हुआ? डिग्री को नौकरी के साथ जोड़ दिया गया। कोठारी कमीशन ने मना किया था। कोठारी कमीशन ने बार बार कहा था डिग्री को एम्प्लॉयमेंट के साथ मत जोड़ो, शिक्षा बर्बाद हो जाएगी, लेकिन नहीं माना गया। 1986 में डिग्री को एग्जामिनेशन के साथ जोड़ दिया और जैसे अभी द्वीप सर ने कहा कि रट्टा मारते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं, मार्क्स मिलता है, डिग्री तो हाथ में है। और फिर हम कहते हैं कि नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगारी बढ़ रही है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके
हम सबों को भलाई के लिए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाई गई। और मैं आपको बताऊं कुछ बातें जो मैंने कहा आपसे कि वो बहुत अधिक मुझे आकर्षित करती हैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। वो एक है भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ना, इंडियन नॉलेज सिस्टम से जुड़ना। हम अपने वेद, अपने उपनिषद, अपने ग्रंथों को भूल चुके थे एकदम से। अब ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, ये बस आपको पता भी नहीं चलेगा, इस तरह से वो सिलेबस आपके सामने में आएगा कि स्वतः आप अपने इतिहास से, जो बहुत स्वर्णिम इतिहास है, उस इतिहास से आप जुड़ जाइएगा। मैं एक उदाहरण आपको देती हूं, बहुत ही इट्स अ सीरियस एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, और मैं चाहती हूं कि आप सभी उसको पढ़ें। हमारे देश के एक बहुत फेमस चीफ जस्टिस मार्कंडे काटजू इलाहाबाद हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस थे, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, फिर अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए। उनका एक इंटरव्यू है फेसबुक पेज पर, आप मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल करके फेसबुक पेज जो खोलिएगा तो वहां डॉक्टर सविता झा ने उनका इंटरव्यू लिया हुआ है। और पता है उस इंटरव्यू में क्या है? उस इंटरव्यू में मार्कंडे काटजू खुद से कहते हैं कि ऐसे तो इंडियन लॉ सिस्टम जो है वो मैक्सवेल के प्रिंसिपल्स पर चलती है। फिर ये मैक्सवेल वेस्टर्न समथिंग, ओके, पश्चिमी देश के जो ऑथर हैं, उनके लिखे पुस्तक उसके प्रिंसिपल्स पर चलती है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब वो चीफ जस्टिस बने तो कई बार ऐसी परिस्थितियां हुई जहां ये मैक्सवेल का जो प्रिंसिपल था, ये न्याय में उनको अधूरा लगा। इसके लिए वो कई कारण बताए हुए हैं, जैसे लैंग्वेज उस तरह की होती थी। फिर वो कहते थे कि पार्लियामेंट बनाता है लॉ, जुडिशरी को मिलता है उसकी कॉपी, तो ड्राफ्ट में कभी कभी ऐसे टर्म्स आ जाते हैं, ऐसी लैंग्वेज हो जाती है जो कंफ्यूजन पैदा करती है। खैर जो हो, तो कहा उन्होंने कि जब जब मुझे इस तरह की परेशानियां हुई, मैंने मीमांसा शास्त्र के आधार पर इंटरप्रिटेशन को कर मैंने बड़े बड़े न्यायिक ऑर्डर्स दिए हुए हैं। अब ये मीमांसा आप कहेंगे क्या होता है? मैं आपको बताऊं, वेद के 4 भाग हैं, ठीक है? पहला, अब यहां ध्रुव सर बैठे हुए, फिलॉसफी के विद्वान उमेश सर बैठे हुए हैं, मैं संस्कृत की ज्ञाता नहीं और न दर्शन की, लेकिन फिर भी शौकिया तौर पर तो जरूर पढ़ती रहती हूँ। तो वेद के 4 भाग हैं, जिसमें से एक भाग, पहला भाग जो है वेद का, वो मंत्र है। दूसरा भाग जो है वो मीमांसा है। क्या है ये मीमांसा? ये मीमांसा है यज्ञ करने की पद्धति, हाउ टू परफॉर्म अ यज्ञ। अब आप कहेंगे कि अब यज्ञ करने की पद्धति को यहां कहां से NEP 2020 में लाया जाए? काटजू सर ने कहा कि ये जो यज्ञ करने की, उस समय तो राम नहीं थे, हनुमान नहीं थे, ये मंदिरें नहीं होती थी। उस समय भगवान कौन थे? नेचर गॉड, अग्नि, वायु, उनकी पूजा होती थी, इंद्र। तो उनकी पूजा कैसी? कोई मंदिर तो था नहीं। तो ये जो आश्रम्स होते थे, वहां जो ऋषि होते थे वो यज्ञ करते थे, और उनकी यज्ञ करने की पद्धति जो है वो मीमांसा थी। अब ये बड़ा ही जटिल उसका
मेथडोलॉजी था यज्ञ करने का, और हर चीज के लिए अलग यज्ञ। आप किस काम के लिए कर रहे हो, निमित्त क्या है, तो उस तरह से यज्ञ होता था। तो कितनी बार ऐसा होता था कि जो वेद के में जो भाषा लिखी थी, उस भाषा को वो ऋषि पूरा इंटरप्रेट नहीं कर पाते थे। तो सब बैठ करके विद्वान ऋषि बैठते थे और फिर वो प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, किसका, हाउ टू परफॉर्म अ यज्ञ, यज्ञ को कैसे करें, जो लिखा हुआ है वेद में, उसको किस प्रकार से इंटरप्रेट करें, इसके लिए एक सहमति बनती। और उस सहमति को उन्होंने राइटिंग में लिया। अब लिखित में तो उनको मिल गया, जब लिखित में मिल गया तो उसी आधार पर यज्ञ होने लगे। अब मिथिला की भूमि, काटजू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सर गंगानाथ झा, अमरनाथ झा, प्रोफेसर अमरनाथ झा, पिता पुत्र की जोड़ी। मैं फिर आपको बताऊं, मुझे गर्व है कि मैं उसी परिवार की बेटी हूं, यहां बहू जरूर हूं, लेकिन उस परिवार की बेटी हूं। तो गंगानाथ झा ने मीमांसा के इन प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है, एंड द बुक्स आर देयर, यू कैन गो एंड सी, इट्स इन द लाइब्रेरी ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सारी किताबें रखी हुई हैं, आप जाकर पढ़ सकते हो। तो काटजू वहां गए, क्योंकि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो उनका अल्मा मैटर था, वहीं से वो पढ़े हुए थे, तो जाते थे और वहां जाकर के वो उन किताबों को पढ़ते थे। उसमें तो उनको लगा कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है, that's actually for the purpose of performing yajna, those principles can be used in the Indian legal system. अब बताओ आप, ये दिमाग, अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि NEP 2020 ने कैसे फैकल्टी मेंबर्स को सम्मान दिया है। तो ये काटजू के दिमाग में आया जब इन्होंने पढ़ा गंगानाथ झा का किताब, सब जो ट्रांसलेशंस हैं मीमांसा के। तो क्योंकि गंगानाथ झा ही वाज इक्वली गुड इन संस्कृत एज वेल एज इंग्लिश, बहुत बड़े। मैथिली, चूंकि बहुत पहले वो लोग मिथिला छोड़कर इलाहाबाद चले गए, मैथिली भी उनकी अच्छी थी, उन्होंने ज़्यादा मैथिली में लिखा नहीं। तो वहाँ से काटजू को ये आइडिया आया कि इंडियन लीगल सिस्टम में भी हम इस लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन को यूज कर सकते हैं। और तब काटजू ने डिसाइड किया कि मैं इस इंटरप्रिटेशन को लिखूंगा फॉर इंडियन लीगल सिस्टम। और उसी समय में इत्तेफाक से किसी काम से वो उनका कलकत्ता जाना हुआ, और आप जानते हैं प्रेसिडेंसी कॉलेज का लाइब्रेरी बहुत रिच है। वहां जब वो पहुंचे, और उनको तो मीमांसा लगा हुआ था, एक जुनून, तो वहां जब वो पहुंचे तो उस लाइब्रेरी में उनको एक मीमांसा पढ़ी, ट्रांसलेशन पढ़ी, एक बुक मिली जो लिखा गया था प्रोफेसर किशोरी लाल सरकार, वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर थे, और उन्होंने 1909 ईस्वी में उन्होंने मीमांसा के लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। काटजू तो चाहती थी, उनको मिल गया वो किताब, लेकिन उनको अफसोस हुआ कि उसका फर्स्ट एडिशन के बाद कोई एडिशन ही नहीं निकला। यानी 1909 में जो वो पब्लिश हुई, उसके बाद किसी ने उसको पब्लिश ही नहीं की। कैसे करते, क्यों करते? अंग्रेजों का राज था, और हम आपने को शुरू में बोले
कि अंग्रेजों का तो लक्ष्य ही था कि इनको अपने इंडियन नॉलेज सिस्टम से हटाओ और इसमें वेस्टर्न कल्चर डालो, जो कुछ इन्होंने किया है उसको अपने नाम पर बेचो। तो ये जो प्रोफेसर किशोरीलाल सरकार की किताब आई 1909 ईस्वी में, उसकी सेकेंड एडिशन तो आई नहीं। काटजू ने, जस्टिस काटजू ने फिर ये प्रण उठाया और उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, और केवल पुस्तकें नहीं लिखी, आप गूगल पर जाकर के आप सर्च कर सकते हैं मार्कंडे काटजूस जस्टिस बेस्ड ऑन मीमांसा शास्त्र। अब बताइए, अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है बच्चों को वेद पढ़ाओ, तो एक अलग शोर मचती है कि पूजा पाठ सिखलाओगे। नहीं, नहीं सिखलाएंगे पूजा पाठ, हम टीचर्स हैं। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि अभी तक टीचर्स जो थे, वो मैथिली में एक कहावत है, उत्तम खेती मध्यम बान, निखिद चाकरी भीख निदान। सबसे बड़ा काम, सबसे अच्छा काम प्रोड्यूसर का होता है। खेती, प्रोड्यूस करना, बस एकमात्र किसान होता है जो प्रोड्यूस करता है, बाकी कोई संसार में प्रोड्यूस नहीं करता। हम नॉलेज को रिफाइन करते हैं। एक पका पकाया हमको भोजन, चावल मिल गया, हमने वेजिटेबल पुलाव बना दिया, किसी ने उसकी बिरयानी बना दी। लेकिन चावल मिला तब, अगर शुरू में कह दें कि बिरयानी बना दो, सब ऊपर खड़े हाथ खड़ा कर दे, वो तो आता नहीं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने कहा द टीचर्स शुड बी नॉलेज प्रोड्यूसर्स। आप ज्ञान का उत्पादन करो, ये डिफाइन मत करो ज्ञान को। जो लिखी हुई है पुस्तकों, उसको किनारे करो। उमा जी बैठी हुई हैं, मैं इनको कहती हूं कि आप मदद करें फैकल्टी मेंबर्स को, यहां सारे युवा फैकल्टी मेंबर्स हैं, आप मदद करें इनको ताकि ये पूरे जोश से नॉलेज प्रोड्यूस करें, रिफाइन नहीं करें। और प्रोड्यूस का, मैंने नॉलेज प्रोड्यूस करने का एक एग्जाम्पल तो आपको दे ही दिया है, और इस एग्जाम्पल में मैंने एक हिंट भी छिपाकर आपको दे दिया कि मीमांसा शास्त्र, लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन या प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, आप लो तो सही, आप उसको पढ़ो तो सही, और फिर अगर आप साइकोलॉजी के हो तो साइकोलॉजी के लिए उसको इंटरप्रेट करो। अगर आप पॉलिटिकल साइंस हो तो राजनीति के लिए उसको इंटरप्रेट करो। अगर आप समाज शास्त्र के हो, समाज के लिए उसको इंटरप्रेट करो। एक मीमांसा है, लेकिन इंटरप्रिटेशन तो कई हो सकते हैं ना। छोड़ो चाकरी, ठीक है, आपको पैसा चाहिए, आप पढ़ाओ स्टूडेंट्स को, लेकिन किसी के नौकर बनकर नहीं। नॉलेज प्रोड्यूसर बनकर जब आप क्लास के अंदर जाओगे तो आपको खुद लगेगा कि मेरा आत्मसम्मान बढ़ गया है। अभी तो आप क्लास में जाते हो, हर कोई समझता है अरे अभी ज्वाइन किए हैं, सर का तनख्वाह कितना होगा, सर को इतना मिलता होगा। स्टूडेंट्स और क्या बात करते हैं, पीछे अगर 2-4 बैठे हैं तो वो मुझसे सहमत होंगे। इस चीज को हटाओ, आप करो वही, आप नौकरी ही करो। लेकिन जैसा ध्रुव सर ने कहा, अब आपको ही सिलेबस बनाना है। यहां जो कि स्टूडेंट्स कम हैं, इसलिए मैं स्टूडेंट्स पर भी आऊंगी, लेकिन फैकल्टी मेंबर्स मुझे ऐसे भी ज़्यादा आपसे बात करनी थी कि सिलेबस आपको बनानी है। अब आप कहिएगा कि हर कोई अपना अपना सिलेबस बनाना लगा तो फिर एक रूपता कहाँ से आएगी।
एकरूपता आएगी। आप इस बात को समझ लें। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इट्स एक्चुअली अ फ्रेमवर्क। आपको एक फोटो का फ्रेम बनाकर सरकार ने दे दिया। इस फोटो के अंदर आप अपना पारिवारिक चित्र लगाओगे या नेचर की खूबसूरती को ढालोगे, ये आपके हाथ में होगा। देखिएगा आप कल हर राज्य अपना एक थिंक टैंक बनाएगा और फिर उस फ्रेमवर्क, जो सिलेबस का फ्रेमवर्क होगा, उस फ्रेमवर्क के अंदर वो आपसे कहेगा कि आप इसमें एक सिलेबस डेवलप करो। ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को जोड़कर आप सिलेबस डेवलप करो। एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए। जैसे सरकार ने आपको दाल दे दिया कि लो दाल, अब दाल बनाओ। अरहर का दाल है तो हम मिथिलावासी हींग से छौंकेंगे सर, थोड़ा सा खटाई भी डालेंगे। गुजरात में उसी दाल में वो गुड़ डालेंगे, थोड़ी मीठी दाल बनाएंगे। दक्षिण में वो खटाई डालेंगे, रसम बनाएंगे, सांभर बनाएंगे। बंगाल में जाएंगे, दाल में वो कुछ मछली वछली डालकर कोई और, लेकिन रहेगा तो वो दाल ही ना, वो चेंज थोड़ी होगा। बेस तो उसका दाल ही रहेगा, बाकी आपका रीजन। मिथिला में कोई दाल में गुड़ नहीं डालेगा। अगर आप कहीं बैठकर 5 तरह का दाल खाइएगा, आप दाल के स्वाद से आपको पता चल जाएगा ये किस रीजन का है। यही बच्चे चाहिए जो हो तो इंटेलेक्चुअल, लेकिन अब जब वो मंच पर आए तो उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो विचार है, उससे श्रोता को, दर्शक को पता चल जाए कि ये बच्चा किस रीजन का है। मैं एक्सेंट की बात नहीं कर रही, टोन की बात नहीं कर रही कि बिहारी ऐसे बोलते हैं और बंगाली बोलते हैं ऐसे, नहीं, उसकी मैं बात नहीं कर रही। वो तो समस्या ही नहीं आएगी, क्योंकि अब तो आप 5 साल की उम्र में बच्चों को भाषा सिखला रहे हैं। अब बच्चे खटखट खटखट सीखते हैं, आप जितना भाषा उनको सिखला दें वो सीख लेंगे। एनईपी ने कहा है 3, लेकिन जरूरी नहीं 3, आप जितना भाषा बच्चों को सिखलाएंगे वो सीख लेंगे। मैं कह रही हूं उनके ज्ञान की बात, कि वो जिस तरह से अपने ज्ञान को दिखलाएंगे, अपने समाज के समक्ष जब अपने ज्ञान को रखेंगे, तो उनके ज्ञान से समाज को पता चल जाएगा कि ये बच्चा किस रीजन से आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल आप लो। सर ने कहा कि वोकेशन, सही में बहुत अधिक बल है स्किल लर्निंग पे। स्किल लर्निंग जो है, आज हम डिग्री बांट रहे हैं, डिग्री लेकर जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती। लेकिन वहीं अगर 6th, 7th, 8th, 9th में बच्चे को हम प्लम्बर का काम, कारपेंटर का काम, टेलरिंग, इवन पेंटर का काम, अगर हम छोटे छोटे वोकेशंस में उनको सिखलाते हैं, तो 9th, 10th जाकर वो कह सकते हैं कि भाई अगर हम 4 साल का बीए कोर्स कर भी लेते हैं, पीजी कर भी लेते हैं, हम प्रोफेसर्स बन भी जाते हैं, तो कितना कमाएंगे? 1 लाख, 1.5 लाख। आज तो मुझे लगता है कि प्लम्बर को की कमाई जो है वो कहीं ज्यादा है प्रोफेसर्स से, क्योंकि आए दिन सभी के घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होते ही रहता है। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर। मैं एक जगह पढ़ रही थी कि एक माता पिता से पूछा गया कि अगर एक तरफ इंजीनियर है और दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर है, तो आप अपनी बेटी की शादी किससे करोगे? और आश्चर्य होगा, उस पिता ने कहा कि मैं तो ट्रक ड्राइवर से करूंगा।
क्योंकि कल को ये जो ट्रक ड्राइवर है ये मेरी बेटी को एक इंजीनियर से कहीं ज्यादा पैसा ला कर देगा। और ये तो आप भी मानिएगा, आज भी समाज में जिसके पास पैसा है प्रतिष्ठा तो उसको मिलती है। अब ये बात है नहीं कि वो प्रोफेसर साहब हैं तो प्रणाम प्रोफेसर साहब, और ट्रक ड्राइवर है तो नजर घुमा लिए, नहीं। एक ट्रक ड्राइवर यदि शानदार मकान में रह रहा है, ऑडी पर घूम रहा है, तो उसकी भी समाज में उतनी ही इज्जत है जितनी एक इंजीनियर की है। तो पैसा कमाना ही अगर लक्ष्य हो तो क्या जरूरत है, क्यों भीड़ हो। बाहर के देशों में ग्रेजुएट होना बहुत फक्र की बात है, बहुत फक्र की बात है। सब ग्रेजुएट होते नहीं, ग्रेजुएट वही होते हैं जिनको टीचिंग लाइन में जाना होता है। नहीं तो फिर पैसा कमाने के लिए तो वो 10th के बाद परिपक्व हैं, उन्होंने स्किल सीखा हुआ है और उस स्किल के बल पर वो कमा रहे हैं और कहीं अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। तो NEP 2020 ये कहता है कि बच्चों को रटाओ नहीं, तोता मत बनाओ, बच्चों को आप नॉलेज प्रोड्यूसर बनकर उनके अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान को बाहर निकालो। मैकॉली क्या कर रहे थे, मैकॉली कह रहे थे कि बाहर का ज्ञान, वेस्टर्न एजुकेशन को इनके दिमाग में डालो भर भर कर। मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हुई हूं, खुद ऐसे परिवार में पढ़ी हुई हूं जहां अंग्रेजी माहौल था। शायद मेरे नाना अंग्रेजों से बहुत अधिक प्रभावित थे, तो उनको शौक था कि छोटी सी नतनी वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोले, तो उन्होंने एक मिशनरी स्कूल में एडमिशन करा दी और 6 महीना मुझे स्कूल के बोर्डिंग में रख दिया जाता था ताकि मैं 24 घंटे वो अंग्रेजी सुनती रहूं। नतीजा ये हुआ कि फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी, छोटी में भी। मेरे लिए मेरी मातृभाषा अंग्रेजी हो गई थी, फर्स्ट लैंग्वेज मेरी इंग्लिश हो गई थी। तो ये वो एक दौर था। मैं कोई एजुकेशन पॉलिसी को खराब नहीं कहती, वो शायद वक्त की मांग होती है, तो वो बीत गया। अब हमको उसकी बुराइयां नजर आ रही हैं, हम देख रहे हैं। रट्टा मारने के लिए, मैं आपको तो वैसे पता होगा कि यहां बिहार में मंडन मिश्र हुआ करते थे, तो मंडन मिश्र के बहुत फेमस था, उनके दरवाजे पे हमेशा शास्त्रार्थ होता रहता था। शास्त्रार्थ क्या होता था? क्वेश्चन आंसर, एक दूसरे को क्वेश्चन करना। मैकॉली ने तो खत्म कर दिया। मैकॉली ने कहा नो क्वेश्चनिंग, मैं जो कह रहा हूं वो सही है। टीचर्स ने कहा क्लासरूम में कि नहीं, अभी ट्यूटोरियल नहीं है, अभी बैठो, अभी केवल मैं जो कह रहा हूं उसको नोट करो, जब ट्यूटोरियल क्लास होगा तो क्वेश्चन पूछ लेना। और जब ट्यूटोरियल क्लास आता था तो हम लोग ढूंढते थे कि अब क्या करें, कहां से पूछेगा क्वेश्चन। तो धीरे धीरे तो वो खत्म हो गया, क्योंकि हमने बच्चों को ठेल दिया वो गेस्ट पेपर की दुनिया में। फिर गेस्ट पेपर टीचर बन गया, हम गेस्ट पेपर बनकर कोने में रह गए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक जबरदस्त तूफान लाने वाला है, लेकिन 5 वर्ष उसके लिए काफी नहीं है, बहुत छोटा समय है 5 वर्ष। हाँ, रिव्यू करने के लिए हम आप बैठे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसका असर दिखने के लिए वो लगता है मुझे 10 वर्ष 15 वर्ष में निश्चित रूप से दिखेगा, जब आप टीचर्स नॉलेज प्रोड्यूसर बन जाइएगा। अब ये जो 10+2 को हटा करके
और चेंज किया गया 5+3+3+4। तो इसमें 5 years जो है वो सर ने सही कहा, वो फाउंडेशन स्टडीज है, प्लेवे मेथड से होगा वो पढ़ाई, एक्टिविटी बेस्ड। फिर नेक्स्ट जो 3 years है, यहां फॉर्मल लर्निंग शुरू होगी, यानी 1 और 2 तक, नर्सरी 1, 2, प्ले ग्रुप, ये सब जो चीजें हैं वो उसमें चली जाएंगी 5 साल। इसमें कोई एग्जाम, अच्छा एक चीज और, मैं कहीं पर देख रही थी कि 10+2 था, तो 10th के बाद बोर्ड होता था और 12th के बाद बोर्ड होता था। तो कुछ लोगों ने इंटरप्रेट कर लिया कि 5+3+3+4 है, तो 5 के बाद परीक्षा, 8 के बाद परीक्षा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये ब्रेक किया गया है, किस आधार पर मैं आपको बताती हूं। 5 साल तक, यानी 5 साल में कह रही हूं पढ़ाई का, शिक्षा आरंभ हो गया 3 साल में, ठीक है। उसके बाद 5 साल आप इनफॉर्मली बच्चे को भाषा सिखलाएं, हाँ, कुछ स्क्रिप्ट सिखलाएं, अपने अगल बगल की चीजें दिखलाएं, उससे उनका परिचय करवाएं। जो प्रिपरेटरी स्टेज है 5+3, अब ये +3 की बात मैं कह रही हूं, 3, 4, 5, इसमें उन्होंने कहा कि अब फॉर्मल स्टडी शुरू कीजिए, वाक्य बनाना, वाक्य को समझना, उस वाक्य के आधार पर कुछ बोलना। अब बोलेंगे क्या वो, एक वाक्य बनाया, अब वाक्य के अगर जब भी आप कहोगे कि इस पर 5 लाइन आप बोलो, सोचेगा, क्रिएटिव थिंकिंग, आप नहीं उसको बता रहे हो, आप तो केवल आपने कहा। और क्रिएटिव थिंकिंग की मैं एक उदाहरण आपको देती हूं, जो किस तरह से क्रिएटिव थिंकिंग होता है। याज्ञवल्क्य, आपने सुना होगा उनका नाम, ऋषि याज्ञवल्क्य। वो जब वानप्रस्थ को चले तो उनकी 2 बीवियां थी, 2 वाइफ्स थी उनकी। तो दोनों वाइफ को उन्होंने जो भी उनकी संपत्ति, अब वो राजा जनक के महल में थे, तो राजा जनक तो उनको बहुत गिफ्ट देते रहते थे। आई होप मैं लेट नहीं है। तो राजा जनक उनको गिफ्ट देते रहते थे। तो राजा, उनके पास बहुत 200 गांव थे, 400 गायें थी, स्वर्ण आभूषण से जड़ी हुई, बहुत धनवान व्यक्ति थे, ऋषि थे लेकिन बहुत धन संपत्ति। तो उन्होंने वानप्रस्थ जा, और उस समय में, आज हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, आप सोचिए उस समय का नियम था, यदि पुरुष वानप्रस्थ को जाएगा तो उसे अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से परमिशन लेना पड़ेगा। जब तक पत्नी परमिशन नहीं देगी वो नहीं जा सकता। पत्नियों को छूट थी, वानप्रस्थ जाना है चली जाओ, पतियों से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं। देख लो बंधन। तो जब याज्ञवल्क्य जाने लगे तो उन्होंने अपनी दोनों वाइफ को बांट दिया। अब फर्स्ट वाइफ उनकी मैत्री थी, और कौन सा, कात्यायनी। हाँ, कात्यायनी के 2 पुत्र थे। कात्यायनी बड़ी खुश कि ठीक है, चलो 200 गांव मिल गए, कुछ गायें मिल गई, काफी है, मैं अपने 2 पुत्रों के साथ जीवन यापन कर दूंगी, जाइए आप वानप्रस्थ को चले जाइए। फिर वो गए मैत्रेयी के पास। अब ये सारी बातें मैं जो मैं कह रही हूँ मिथिला का कह रही हूँ, मैं मिथिला से बाहर कहीं आपको नहीं ले जा रही हूँ। आप HPS में आए हैं, इतनी जोर में मिथिला की बात कह रही हूँ आप। तो जब वो मैत्रेयी के पास आए और उन्होंने कहा कि मुझे आज्ञा दें कि मैं वानप्रस्थ में जाऊं, आप ये ले लें, इतनी संपत्ति मैं आपको दे रहा हूं। मैत्रेयी ने कहा कि मैं क्या करूंगी इन संपत्ति को लेकर, आप मुझे ठग रहे हो क्या? आप जरूर इससे ज्यादा कुछ पाने के लिए जा रहे हो जो आपने इतना खुशी खुशी इन चीजों को, तो यानी इससे ज्यादा वो महत्वपूर्ण है।
तभी तो आपको इनको त्यागने में थोड़ा भी कष्ट नहीं हुआ। तो मुझे ये नहीं चाहिए, आप जो लेने जा रहे हैं मुझे वो चाहिए। अब याज्ञवल्क्य तो फंस गए। उन्होंने कहा कि नहीं देवी, मैं तो वानप्रस्थ में जा रहा हूं, गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके। वो बोली मैं कुछ नहीं सुनती, जो भी आप, जहां भी आप जा रहे हो, जो भी पाने के लिए जा रहे हो, आप निश्चित है कि इस धन से ज्यादा है। अब ये अलग बात है, बीवियां तो ऐसे तर्क करती हैं। तो जो आप लेने जा रहे हो मुझे वो चाहिए, मैं क्या करूंगी आपके बिना इन धन संपत्तियों से। ये क्रिटिकल थिंकिंग का एक नायाब एग्जाम्पल है। कुछ इसी तरह की थिंकिंग टीचर्स आपको बच्चों में डालनी है। अगर वो सीखते सीखते आपके पास आए तब तो थोड़ा काम आपका आसान रहेगा, पूरा नहीं। आपको अपने लेवल में क्रिटिकल थिंकिंग, ये तो मैं बहुत नीचे की बात कह रही हूं, लेकिन आपको अपने लेवल में क्रिटिकल थिंकिंग बतानी है। तो क्रिटिकल थिंकिंग शुरुआत हो जाएगी उसकी 6 साल से। और फिर एनईपी कहती है कि गुरुकुल परंपरा के समान, यहां भी कई लोगों को थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, लेकिन मैं आपको बताती हूं एग्जाम्पल के साथ। गुरुकुल शिक्षा के समान 5 घंटा यदि बच्चा आपके पास है तो 90 मिनट केवल उसको भाषण दीजिए। अ टीचर इज नॉट अ सेज ऑन अ स्टेज, ही इज अ गाइड बाय द साइड। वो सेज नहीं है जो प्लेटफॉर्म पे बैठ करके और ऊपर से भाषण दे रहा है, कथावाचक नहीं, कथावाचक नहीं है। वो मार्गदर्शक है जो बच्चे का हाथ पकड़कर रास्ता बताता है, साथ साथ चलता है। कहते हैं कि आपके क्लास में अगर 39 स्टूडेंट्स हैं, 40th स्टूडेंट आप हैं, द टीचर। व्हेन यू टीच समबडी यू आर लर्निंग। आज मैं अगर सेमिनार के लिए बोल रही हूं तो आपके साथ साथ इसमें से कई जानकारियां हैं जो मुझ में नहीं थी। इस सेमिनार के प्रिपरेशन के दौरान मुझे ये सब जानकारियां मिली, तो मैं भी सीख रही हूं और मैं चाहती हूं कि आप भी इस तरह से उसको देखें। तो गुरुकुल परंपरा में 90 मिनट आप भाषण दें और बाकी के जो 3.5 घंटे हैं उसमें आप बच्चे को या तो प्रैक्टिकल करवाएं या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज दें। अब आप कहेंगे कि यह कैसे संभव है? देखिए, जैसे मान लीजिए मधेपुर, यहां स्टूडेंट्स को आपको प्रैक्टिकल करवाना है। उन चीजों को चुनिए जिससे बच्चा बेहद जुड़ा हुआ है। जैसे चावल, हर बच्चा भात खाता है ना, उसको पहचानने में कोई परेशानी होगी नहीं। उसको पता है कि दोपहर में भात दाल खाना ही है। कितने बच्चों को तो इतना पसंद है कि रात में भी खाता वो। तो अगर आप बच्चे को चावल के बारे में, कि हर कोई पहचानते हो चावल, तुमको पता है कैसे बनता है, चलो तुमको बताते हैं कि चावल कैसे बनता है, और फिर आप बच्चे को लेकर जाइए किसी खेत में जहां धान की बुआई हो रही है। उस बच्चे को वहां ले जाकर उनको बताएं कि देखो कैसी मिट्टी चाहिए, कितना पानी चाहिए, किस तरह की भूमि चाहिए, कैसे इसकी रोपनी होती है, कैसे इसकी हार्वेस्टिंग होती है, फिर कैसे इससे धान से चावल बनता है। बच्चा टूथपेस्ट हर दिन ब्रश करता है, टूथपेस्ट कैसे बनता है, इसको क्यों वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में रखते हैं, जिलेटिन को हम क्यों नॉन वेजिटेरियन मानते हैं, कितने तरह का टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट का बेसिक काम क्या है, कैसे इसे ट्यूब में भरा जाता है, आदि आदि आदि। यानी कहने का मतलब है कि उन चीजों से परिचय करवाइए जिससे ऑलरेडी बच्चा परिचित होते हुए आपके पास आया है।
अब हम आप जब सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, यहाँ संजय जी कहीं बैठे हैं, संजय पासवान जी, हाँ हाँ सर, तो संजय जी हैं, रीना जी हैं, हम आप जब सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, आज भी हम पढ़ा रहे हैं कि परिवार का क्या फंक्शन होता है, मनोरंजन। कहाँ मनोरंजन होता है परिवार में? हर कोई तो अपना मोबाइल लेकर बैठा अलग अलग रहता है रूम में। कौन परिवार में मनोरंजन करता है? पहले का जमाना था, कभी होता था। हम उसी चीज को आज भी पढ़ा रहे हैं। बच्चे क्या हम लोग में इंटरेस्ट दिखलाएंगे? उन बच्चों को लगता है कि पता नहीं किस दुनिया की बात कर रहे हैं। भाई हमारे घर में तो हम लोग सब जन एक साथ बैठते नहीं है। जो संसाधन जो संपूर्ण है, संसाधन संपूर्ण घर हैं, हर रूम में उनके टीवी है, हर कोई अपना चैनल देखता है, एक साथ बैठता भी नहीं। लेकिन हम पढ़ा रहे हैं वही कर्तव्य, हम पढ़ा रहे हैं रिप्रोडक्शन करना परिवार का कर्तव्य। यहां तो कोख भाड़े पर मिल रहा है, पैसा दो कोख खरीदो। कहां परिवार का काम है आप रिप्रोडक्शन करना? नहीं होता है। सिलेबस को टीचर्स बदलना पड़ेगा। इट्स द नीड ऑफ द आवर। और इसीलिए मैं कहती हूं, उमा जी बैठी हुई हैं, कि किताब लिखना शुरू करो। सरकार तो आपको टॉपिक देगा, सिलेबस नहीं बताएगा। सिलेबस आपको बनाना है। आप बनाना शुरू करो सिलेबस, आप किताब लिखना शुरू करो, दिमाग में नॉलेज प्रोडक्शन को लेकर, और साथ ही होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, सर ने भी कहा शिक्षा का उद्देश्य ही होता है सर्वांगीण विकास, लेकिन एनईपी ने 2020 ने इस दिशा में भी एक कदम आगे जाकर कहा केवल सर्वांगीण विकास से कुछ नहीं होता। फिर एग्जाम्पल, महाभारत में भीष्म पितामह परफेक्शन का एक यूनिक एग्जाम्पल, हर तरह से परफेक्ट, चाहे व्यक्तित्व में हो, चाहे ज्ञान में हो, चाहे चरित्र में हो, हर तरह से संपूर्ण रूप से विकसित। फिर भी उन्होंने गलत का साथ दिया ना, अपने कुलवधू की इज्जत नहीं बचा पाए, भाई भाई कुटुंब कुटुंब में युद्ध हुआ, नहीं रोक पाए। ऐसा सर्वांगीण विकास लेकर क्या फायदा? एनईपी 2020 कहती है सर्वांगीण विकास के साथ समाज में आपका क्या योगदान है। आप छात्रों को ये पूछिए, प्रतिदिन पूछिए, दरवाजा उनके दिमाग का खटखटाते रहिए कि समाज में आपका क्या योगदान है। अगर आपने कुछ योगदान किया तब तो आपका विकास हो रहा है, और अगर आप केवल अपने लिए अपना विकास कर रहे हैं
भरना पड़ता है, तो आपके एपीआई के लिए भी फायदेमंद होगा। तो उम्मीद रखती हूँ कि ये जो रोल ऑफ NEP 2020 इन ट्रांसफॉर्मिंग द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ये आज से 5 साल के बाद जब हम आप फिर मिलेंगे तो परिदृश्य जो है HPS कॉलेज का वो चेंज रहेगा, एक ऑटोनोमस कॉलेज रहेगा, और यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स रिसर्च प्रपोजल्स से में डूबे होंगे, पैसे कमा रहे होंगे, और ज्ञान की गंगा यहाँ बह रही होगी। इसी उम्मीद, इसी आशीर्वाद के साथ धन्यवाद। धन्यवाद पुतुल मैम। आप सबों ने पुतुल मैम को सुना, इस मैटर पे समझा चीज़ों को, अपने अनुभव के आधार पे जो भी बातें हैं, जो कम उम्र के हैं, हम लोग तो बिल्कुल न्यू हैं, पढ़ पा रहे हैं, मैम लोग का अपना अनुभव का पढ़ाई है, वो चीज़ नहीं मिलेगा जो अनुभव से मिलता है। धन्यवाद मैम। एज ए की लंच के बाद जो है पेपर प्रेजेंटेशन वाला सेशन चलेगा। ये वाला सेशन, प्रथम सेशन आपका अभी समाप्त हो रहा है, इसके बाद लंच है, उसके बाद द्वितीय सेशन में आपका पेपर प्रेजेंटेशन होगा, और विनायम रिसर्च एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड का जो प्रेजेंटेशन है वो भी आपको लंच के ही बाद है। लंच के बाद पेपर प्रेजेंटेशन समाप्त होने के बाद जो भी यहाँ उपस्थित लोग हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, रजिस्टर्ड हैं, एब्स्ट्रैक्ट सबमिटेड हैं, सबको सर्टिफिकेट और किट विनायम एसोसिएशन के द्वारा आप लोग को दिया जाएगा। फिर चाय का व्यवस्था करेंगे, उसके बाद ही आप लोग जो है प्रस्थान कीजिएगा। तो अभी आप लोगों से आग्रह है कि सीट पे बैठे रहिए, थोड़ा हमको समय दीजिए, हम आके आपको इनवाइट करेंगे, हम देखते हैं थोड़ा। आप चाहे तो इधर उधर बहुत ज़्यादा दूर नहीं मूव कीजिए, काफ़ी जगह है, इतना दूर भी मूव कर सकते हैं, स्पेस है कॉलेज में।